दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 साहित्यिक हिंदी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक निबंध। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। तो दोस्तों हमें आज के निबंध में पंचायती राज पर निबंध लिखना है। तो देखिए इसके संबंध शीर्षक क्या क्या है, मतलब और किस टॉपिक में यह निबंध पूछ सकता है। या तो पूछेगा कि पंचायती राज पर निबंध लिखिए, या पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था के लाभ पर निबंध लिखिए, या फिर पूछेगा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पंचायती राज व्यवस्था पर निबंध लिखिए, या फिर पूछ सकता है कि देश के विकास में ग्राम पंचायत की भूमिका पर निबंध लिखिए। तो इतने में से कोई भी टॉपिक पूछे तो आपको पंचायती राज पर निबंध लिख देना है, यही वाला निबंध जो आपको बता रहे हैं। अब देखिए पंचायती राज निबंध के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। नंबर एक हेडिंग हमारा होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा पंचायती राज क्या है, तीसरा हेडिंग होगा पंचायती राज का पुरातन व स्वतंत्रता पूर्व का स्वरूप, और चौथा हेडिंग होगा पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप, और फिर पांचवा हेडिंग होगा अधिनियम की कमियां, और छठवां हेडिंग होगा पंचायती राज व्यवस्था के लाभ, और सातवां हेडिंग होगा उपसंहार। तो देखिए इन्हीं 7 हेडिंग पर हम पंचायती राज पर निबंध को पूरा करेंगे। तो देखिए पहला हेडिंग हमारा है प्रस्तावना। देखिए मैं प्रस्तावना में क्या क्या लिखना होता है। देखिए प्रस्तावना हमारा हेडिंग है। तो पंचायत की भावना भारतीय संस्कृति को का जो है अभिन्न अंग है, भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। पंच पंचायत और पंच परमेश्वर भारतीय सामाजिक व्यवस्था के मूल स्थित हैं। पंचायतें वस्तुतः गांव में शासन करती आई हैं। हमारे गांव में पंचों को परमेश्वर का स्वरूप माना जाता है। दोषी व्यक्ति का हुक्का पानी बंद कर देना अथवा जात से बहिष्कृत कर देना पंचायतों के लिए एक समान सी बात है। अब देखिए आगे, नगरों में भी अनेक बिरादरियों की पंचायतें आज भी कार्य करती देखी जा सकती हैं। तात्पर्य यह है कि पंचायतों पर आधारित शासन व्यवस्था, जिसे वर्तमान में लोकतंत्र कहा जाता है, कोई नई व्यवस्था नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी अपने प्रजाजन से कहते थे। देखिए क्या कहते थे, जो जो कछु अनुचित भाखो भाई, तो तो तुम बरजेहु भय बिसराही। तो अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, पंचायती राज क्या है। ये हमारा हेडिंग है अगला, पंचायती राज क्या है। तो देखिए भारत में प्राचीन काल से ही स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था चली आ रही है। स्थानीय स्वशासन मतलब जैसे कि 4-5 गांव है, वहां पे कोई एक शासन करता तो उसे पंचायती राज कहते, पंच बैठते हैं। ध्यान से देखिए पंचायती राज व्यवस्था भी इसी स्थानीय स्वशासन नामक व्यवस्था की एक कड़ी है। पंचायती राज के अंतर्गत ग्रामीण जनता का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास स्वयं उनके द्वारा ही किया जाता है। दूसरे शब्दों में पंचायती राज लोकतंत्र का प्रथम सोपान अथवा प्रथम पाठशाला है। आगे देखिए, लोकतंत्र वस्तुतः विकेंद्रीकरण पर आधारित शासन व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था में पंचायती राज वह माध्यम है जो शासन के साथ सामान्य जनता को सीधा संपर्क स्थापित करता है। इस व्यवस्था में शासन प्रशासन के प्रति जनता की रुचि सदैव बनी रहती है, क्योंकि जनता अपनी स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करने में सक्षम होती है। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, पंचायती राज का पुरातन व स्वतंत्रता पूर्व का स्वरूप। तो देखिए यदि हम प्राचीन काल का अध्ययन करें तो पाएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था किसी न किसी रूप में प्रत्येक युग में विराजमान रही है। वैदिक काल में भी इस तरह की संस्थाएं थीं जो समाज के उद्योग, व्यापार, प्रशासन, शिक्षा, समाज तथा धर्म से संबंधित थीं। वाल्मीकि रामायण तथा महाभारत से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि उस काल में भी ग्राम सभाएं थीं एवं सरपंचों का महत्व था। मनुस्मृति तथा शंकराचार्य के नीति सार में भी ग्रामीण गणराज्यों का वर्णन मिलता है। आगे देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन ग्रामीण शासन के संचालन की पर्याप्त जानकारी मिलती है। यानी जो ग्राम पंचायत शासन है ये बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। मुगल काल में भी देश में स्थानीय शासन की व्यवस्था विद्यमान थी। चार्ल्स मेटकॉफ ने इस प्रणाली को सूक्ष्म गणराज्य का नाम दिया था। ब्रिटिश शासनकाल में ही सबसे पहले व्यवस्थित रूप से स्थानीय स्वशासन की स्थापना हुई। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्तमान स्वरूप। तो देखिए इसमें क्या हमें लिखना है, स्वतंत्रता आंदोलन के मध्य में
महात्मा गांधी ने यह अनुभव किया कि पंचायती राज के अभाव में देश में कृषि एवं कृषकों का विकास अर्थात ग्रामोत्थान नहीं हो सकेगा। इस चिंतन के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत इस दिशा में विभिन्न प्रयत्न किए गए तथा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया। स्वतंत्र भारत में इस प्रणाली का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1952 में किया गया तथा इसका क्रियान्वयन राजकीय देखरेख में रखा गया। अब आगे देखिए, वर्षों तक पराधीन रहे भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए यह व्यवस्था सफल ना हो सकी। इसे पुनः प्रभावी बनाने के लिए सन 1977 में अशोक राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, परंतु देश में व्यापक राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस समिति के सुझावों को लागू न किया जा सका। सन 1985 में जीवी के राव समिति तथा सन 1986 में गठित लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थानों के रूप में विकसित करने के लिए उनका संवैधानिकरण करने की सिफारिश की। आगे देखिए, सन 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासन में स्थानीय ग्रामीण शासन के पुनर्निर्माण के लिए 64वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से प्रयास किए गए, किंतु यह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया गया। इन समस्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 1922 में एक नए विधेयक को पुनः संसद के समक्ष 73वें संविधान संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 24 अप्रैल 1993 को कानून के रूप में लागू हो गया। इस संशोधन ने पंचायती राज को सरकार का तीसरा स्तर बना दिया। इसे भारतीय गणराज्य की विशेष उपलब्धि कहा जा सकता है। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान अग्रलिखित हैं। देखिए, ग्राम सभा का एक निकाय होगा जिसमें ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के मतदाताओं के रूप में पंजीकृत सभी व्यक्तियों सम्मिलित होंगे। मतलब ग्राम पंचायत मतलब जो 4-5 गांव होता है उसका जो पंचायत होता है उसमें चुनाव होता है, उसमें से एक व्यक्ति चुना जाता है जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। ग्राम तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित शक्ति का प्रयोग तथा कार्यों को संपन्न करेगी। प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती एवं जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। देखिए, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होंगी। ये सीटें एक पंचायत में चक्रानुक्रम से विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षित की जाएंगी। प्रत्येक पंचायत की कार्यविधि 5 वर्ष होगी। यदि पंचायत को 5 वर्ष पूर्व ही भंग कर दिया जाता है तो 6 माह की अवधि समाप्त होने के पूर्व चुनाव कराए जाएंगे। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को एक ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वशासन की संस्था के रूप में कार्यरत कर सके तथा जिनमें पंचायतें आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार कर सकें एवं 11वीं अनुसूची में समाहित विषयों सहित आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को कार्यान्वित कर सके। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों को उपयुक्त स्थानीय कर लगाने जिसे टैक्स कहते हैं उन्हें वसूल करने तथा उनसे प्राप्त धन को व्यय करने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। यह अधिनियम संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ता है जिसमें कुल 29 विषय हैं। अब देखिए, अगला हेडिंग हमारा है अधिनियम की कमियां। इस संविधान संशोधन यानी अधिनियम संशोधन में कतिपय न्यूनताएं दिखाई देती हैं। प्रायः समस्त प्रावधानों के कार्यान्वयन को राज्य सरकारों की सदास्यता को छोड़ दिया गया है। वस्तुतः राज्य सरकारें ही पंचायतों को धन, शक्ति, उत्तरदायित्व प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। उनकी इच्छा के विरुद्ध पंचायतें मृतप्राय समझी जानी चाहिए। उपेक्षित महिलाओं को स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाए या संदेहास्पद है। महिलाओं की अशिक्षा एवं उनके पिछड़ेपन के कारण संबंधित प्रावधान के दुरुपयोग की पूरी आशंका है। राज्यों के सीमित संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यह कहना कठिन है कि पंचायतों को पर्याप्त धन उपलब्ध हो सकेगा।
ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना एवं उनके क्षेत्राधिकार के प्रावधान स्पष्ट किए जाने चाहिए। आगे देखिए, योजनाओं का निर्माण केंद्र व राज्य सरकारों के स्तर पर रखा गया है। आवश्यकता इस बात की है कि योजनाओं के निर्माण का आरंभ स्थानीय स्तर से हो, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था के लाभ। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था से पंचायतों को अधिकारों का हस्तांतरण और उनकी लोकतांत्रिक संरचना हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना अब अपेक्षाकृत सरल हो गया है। गांवों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का दायित्व अब पंचायतों पर आ गया है। अब पंचायतें ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार के शोषण से सुरक्षा कवच प्रदान कर सकेंगी। इससे देश में समानता एवं सद्भावना के प्रसार से सहायता मिलेगी। यह हमारे ग्रामवासियों एवं उनके द्वारा निर्वाचित पंचों पर निर्भर है कि वे इन अधिकारों एवं सुविधाओं का किस प्रकार उपयोग करें। अब अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों तथा महिलाओं को आत्मनिर्णय करने में तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने में सुविधा होगी। यदि पंचायतें ग्राम स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया में ईमानदारी से कार्य कर सकें तो वह स्तरीय स्तर पर भी राजनीति को प्रभावित कर सकेंगी और इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकेंगी। अब देखिए अगला हेडिंग हमारा है उपसंहार। स्वतंत्रता के पश्चात 4 दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः आर्थिक विषमता बढ़ी। भूमि सुधार कार्यक्रम की उपेक्षित रहे। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से एक आशा की किरण दिख रही है कि अब इस ओर ध्यान दिया जाएगा तथा इसके माध्यम से देश की ग्रामीण स्थिति बेहतर होगी। विकेंद्रीकरण की सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब राज्य द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व, अधिकार एवं शक्तियां स्थानीय संस्थानों को दी जाएंगी। इसके अभाव में पंचायती राज केवल संविधान में सुरक्षित रहेगा। पंचायतों द्वारा पूरी ईमानदारी एवं नैतिकता के साथ कार्य करने पर ही महात्मा गांधी के राम राज्य का स्वप्न साकार हो सकेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा पंचायती राज पर निबंध। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।